वेलकम टू एडू ग्रीड गाइस। भाई ये तांडव पे आपने जो प्रतिकार दिया, ललकार दिया, झनकार दिया मुझे, भाई सच बता रहा हूं मैं कैसे आपको थैंक यू करूं, शुक्रिया करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 500 सब्सक्राइबर मतलब भाई 3 दिन के अंदर यूट्यूब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर। पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में कोई भी इंग्लिश मीडियम के चैनल पे नहीं हुआ। थैंक्स ऑल ऑफ यू सर, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस चीजों पे। आपके हर एक दोस्तों की वीडियो जरूर पहुंचाया होगा और इसी के लिए बीमार होने के बावजूद अभी अभी पीसीएम खा के ना के आपके लिए मैं वीडियो बना के आया हूं भाई। 5 मार्क का वीडियो मेरा बाकी रह गया है तांडव का। तांडव तो होगा भाई, और जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं कल तुमको मैं पेपर में भी करवाऊंगा। सर शुरुआत करते बिना किसी देरी के, आइए सर न्यू क्वेश्चंस 5 मार्क का क्वेश्चन लेके आ गए सर विकास सर। ओनली 11 क्वेश्चन, एक और एक 11, और तुम्हारे पेपर के अंदर 100 पे 100। सर डिफाइन देनी है अपने को बार्टर सिस्टम की, और उसका एक्सप्लेनेशन करके लिमिटेशन भी देना है बार्टर सिस्टम का। कलर नहीं दिख रहा सर, ओके अब दिखेगा, चलो। और लिमिटेशन बार्टर सिस्टम की देनी है सर, ध्यान देना, आ जाओ। सबसे पहले क्या मीनिंग है उसका? बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज where goods or services are directly exchanged for other goods or services without using a medium of exchange। सर ये वर्ड अगर आपकी डेफिनेशन में नहीं होगा तो आपका आधा मार्क्स काट लिया जाएगा। सच एज अ मनी। सर बार्टर सिस्टम सबको पता है, कुछ नई चीज नहीं सिखा रहा मैं, ठीक है। हम लोग एक ही बोलते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? वस्तु के बदले में वस्तु के आपले होते हैं, उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। पर लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। तो सर अगर आपको 5 में से 5 चाहिए इकोनॉमिक्स में तो ये से लिखो। मुझे भी पता था बार्टर सिस्टम सबको आता है, फिर भी मैंने लिखा ना डिटेल में। ये वर्ड मुझे चाहिए, सर्विस विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी, कि हमको कोई भी बीच में एक्सचेंज यूज नहीं करना है सर। और अच्छा, उसकी क्या लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, वो हमको भी बता दीजिए सर साथ साथ। आइए लिमिटेशंस भी बता दिया जाता है आपको। सबसे पहला, प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स। मान लो कि मेरी जरूरत नहीं है कैटरीना से शादी करना, लेकिन कैटरीना मर रही है कि सर प्लीज आप मुझसे शादी कर लो, क्या जबरदस्त कंटेंट बनाते हो बच्चों के लिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो सर वांट नहीं है तो काम नहीं होगा। और डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, अगर मान लो आपके पास कोई गेहूं है, कॉटन है, कुछ भी है, अब उसको कैसे स्टोर करोगे, ठीक है। तो वो स्टोरिंग का इश्यू बहुत आता है कहां पे? बार्टर सिस्टम में। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब सर मनी नहीं है, विदाउट मनी आप कोई भी चीज मेजर कैसे कर पाओगे? नहीं हो पाएगी सर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इसको थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। वांट मतलब क्या, वरना तुम भी कल कैटरीना कैफ लिख के आओगे अंदर। विथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्रीज, and so the economic structure which was simpler in earlier times become more complicated। सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वॉन्ट्स के अंदर, कि पहले के जमाने में क्या होता था। देखो आपको एक वर्ड पता होगा, जिसको जितनी गरज होगी वो उतना ज्यादा भुगतान करेगा। तो सर गरज के ऊपर काम चलते थे, इसलिए इसमें मजा नहीं आती थी। और सर दूसरा जो है वो है हमारा स्टोरिंग वैल्यू। सर स्टोरिंग वैल्यू में आप क्या लिखोगे? मुझे भी पता है आपको कंटेंट समझ में आता है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, लेकिन लिखना क्या है? सर ये लिख दो, मैं हट जाता हूं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। देयर वाज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वैल्यू। सर वही का वही लिखा, खाली मैंने यहां पे क्या लिखा? देयर वाज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन स्टोरिंग वैल्यू। हियर वैल्यू मींस एक्सचेंज वैल्यू। लो वैल्यू का मतलब भी एक्सचेंज वैल्यू ही होता है सर। व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस on a large scale through one's own efforts, सी और ही मैंने आपको सुबह भी सिखाया था, ही इज एन हर लिखने का, सी ही लिखने का अच्छा दिखता है। हैड टू एक्सचेंज दिस प्रोड्यूस, क्या लिखा है सर? इंस्टेंट एनियसली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। सर ये सेम टू सेम वर्ड यूज करो। आप देखो मेरे एक वर्ड में थोड़ी स्पेस रखी है, तुम भी रखो, चाहे तुम भोजपुरी लिखते हो चाहे तुम मारवाड़ी लिखते हो पेपर के अंदर, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्पेस रखोगे तो अच्छा दिखेगा। सर थर्ड प्रॉब्लम जो हमारी थी वो थी सर मेजरमेंट की। मेजरमेंट में दिक्कत कैसा आता है कि सर इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, इंडस्ट्री ड्रिवन इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी है सर? हमारी इकोनॉमी सर लेबर पे वो स्पेशलाइजेशन पे वर्क करती है। The issue of measuring the value of goods and services
इज इमर्ज। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप सबने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक इंसान था, उसको बहुत अमीर था और उसके जहाज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई थी इंजन में, उसके जहाज के इंजन नहीं चल रहा था। तो पूरे गांव से उसने इंजीनियर बुला लिए, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से बुला लिया कि किसी से भी ठीक नहीं हुआ। एक अंकल आए फटी हुई धोती और पजामा पहन के, उन्होंने 2 घंटे तक इंजन की जांच की और फिर एक हथौड़ा उठा के धाड़ से हथौड़ा मारा और सर इंजन चालू हो गया। उसने बोला कितना? बोले 1 लाख रुपए। बोले किसके? आपने खाली एक हथौड़ा मारा। बोले हथौड़े मारने के 100 रुपए, और कहाँ हथौड़ा मारना है ना वो डिफाइन करने के इतने रुपए। डिफरेंस निकाल लेना जो भी वैल्यू आ रही हो, ठीक है सर। दिस एलईडी to the origin of money and which become a standard measures of the value and a common domination of a trade। सर कॉमन डोमिनेशन होता है ट्रेड का, जब भी आप व्यापार करते हो तो उसके बीच में कुछ सर फिक्स चीज होनी चाहिए ना यार। एक क्या है कि मेरे को गरज है, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तुम बोल नहीं पाते हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन खराब है तो तुम लुट जाओगे, ठीक है। बार्टर सिस्टम में एक ही गाना चलता था, लुट गए लुट गए। तो यही चीजें चलती है बार्टर सिस्टम में। अब तो सर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन्फ्लेशन क्यों हुआ और इसके कॉजेस क्या है इन्फ्लेशन की। बेटा इन्फ्लेशन मींस अ कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला? इन्फ्लेशन के अंदर जो भी गुड और सर्विसेज है उसके भाव बढ़ते जाते हैं। टू मेजर्स फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिमांड एंड सप्लाई। हमको सबको पता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही पूरे का पूरा इकोनॉमी खड़ा है, इन्हीं 2 पैरामीटर पूरे इकोनॉमी को चलाता है। सो द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। लिखा हुआ है शॉर्ट में, थोड़ा ध्यान रखना। सर आओ जाओ, इंक्रीजिंग डिमांड समझ लेते हैं। क्या होता है अगर डिमांड आपकी बढ़ जाए? देयर इज एन, कैसे लिखना है सेंटेंस, देयर इज एन increase in demand for a product which leads to increase in its price। क्या बोला मैंने? There is an increase in demand for a product which leads to the increase in its price, and if the supply is not provided or they are provided at a slower rate। समझो, तुम लोग क्या लिख देते हो? सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट मत लिखो शॉर्ट में, लंबा लिखो। द सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड, और if they are provided at a slower rate than the increasing demands, then there is an increase in price of the product। मतलब कैसा, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उससे भी ज्यादा सप्लाई चाहिए लोगों को। मतलब इकोनॉमिक्स के मैं 3 वीडियो बना रहा हूं, बच्चे 6 मांग रहे हैं, सेक्शन बी भी मांग रहे हैं, सेक्शन सी भी मांग रहे हैं, लेकिन बच्चा सॉरी वो नहीं बन पाएंगे इस बार। लेकिन चिंता मत करो, बीए के लिए आपके सारे के सारे वीडियोस मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे भी क्या दिक्कत है हमारे पास बेटा, सप्लाई कम है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। क्या बोला? सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। इससे पहले जो बोला ना उल्टा बोल दिया था, ध्यान रखना थोड़ा बहुत। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है सर। क्लियर करो यार, बहुत गंदा लग रहा है। मोनेटरिस्ट कंसीडर इन्फ्लेशन एज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन। सर एमसीक्यू आ सकता है, लो लिख लो एमसीक्यू। अभी मैंने जो एमसीक्यू की सीरीज बोली थी उसके अंदर भी ये सेंटेंस था, टू देम इफ देयर इज एन इंक्रीज। क्योंकि सर वो मॉनेटरी वैल्यू है, इन्फ्लेशन कौन सी वैल्यू है? मॉनेटरी वैल्यू है। सर उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? और कोई सेंटेंस बताओ हमको। इन मनी इन स्टेट द इंडिविजुअल अर्न मोर इनकम। मतलब जहां पे मनी स्टेट में होता है वहां पे इंडिविजुअल ज्यादा रुपए कमाता है, विच द डिमांड्स ऑफ नेसेसिटीज इंक्रीज। यानी कि सर अगर मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैं उतनी ही डिमांड करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास 15,000 रुपए आ गए तो मेरी डिमांड अपने आप क्या होगी? बढ़ जाएगी। सर वो क्या होता है? इन्फ्लेशन। अगेंस्ट द इंक्रीजिंग डिमांड सप्लाई रिमेन्स स्टेडी। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो सप्लाई कम हो रही है या तो धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसी चीजों में लीडिंग टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन। अगर मैं आपको सच बताऊं ना दोस्तों, इसके अंदर से 70% सेंटेंस में रिपीट ही कर रहा हूं, लेकिन बस रिपीट अलग तरीके से कर रहा हूं, अलग वोकैबुलरी के साथ कर रहा हूं। तो आपको कुछ नया नहीं लिखना, आपको अलग तरीके से लिखना है। अगर 5 में से 5 नंबर चाहिए तो देखो सर, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यहां पे आ रही है मैचअप की, कि मैचअप सेज दैट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स causes inflation। यानी कि टू मच मनी चेजिंग, बहुत सारे रुपए चेज में लग गए हैं फ्यू गुड्स के लिए। यानी कि मान लो, अगर देखो आप कोई भी सेलिब्रिटी कब बनता है पता है?
जब वो सेलिब्रिटी एक है और उसको चाहने वाले अनेक है, प्रोफेसर वीएस पटेल वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड है, लेकिन मेरे को चाहने वाले आप इतने सारे बच्चे हो, तो मैं क्या बन गया, मैं डिमांड कम हो गई लेकिन सर सप्लाई बढ़ती जा रही है। सही बोला गलत बोला? सर गलत बोला, उल्टा होता है। सप्लाई में अकेला हूं इन द वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड, पर सर डिमांड ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द गुजरात, ऑल ओवर द अहमदाबाद बहुत ज्यादा है, तो सर क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। यहीं से बनते हैं सेलिब्रिटीज। व्हाट इज द डेफिनेशन, कभी ना गूगल पे सर्च करना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलिब्रिटी, आपको समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेशन और सेलिब्रिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। आओ सर, लास्ट इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर को कैसे आपने समझाएंगे भाई? पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, लोगों का परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। मतलब मान लो एक यहाँ पे अभी ना महाशिवरात्रि है, ठीक है, कोई गया यहाँ पे गांजा वांजा खरीदने के लिए, तो एक ने बोला भाई गांजा कितने में मिलेगा, बोले 100 रुपए में। बोले तुम्हारे पास कितने, बोले मेरे पास 10 है। बोले ला सारे के सारे मेरे को दे दे। अभी इस बंदे ने उनसे 10 गांजा लेके बाजू में दूसरा स्टॉल डाल दिया, वहां पे भाव रख दिया 1000 रुपए, तो क्या लोग खरीदेंगे? जी हाँ बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों के पास रुपए बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो वो डेफिनेटली डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई नहीं बढ़ी है, तो वो आपको प्राइस दे देंगे, और लोगों के पास रुपए है वो प्राइस देने के लिए, इसलिए वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट टॉपिक आता है ओवर पॉपुलेशन की। मैं बात कर लूं, क्या बताऊं मैं, इंडिया देर इज 2% एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। सर कितना गलत बता रहे हैं, शर्म ही नहीं है इन लोगों को। 150 करोड़ अभी आए थे 2 साल पहले, मुझे लगता है अभी 170 165 करोड़ तो हम हो ही गए होंगे एटलीस्ट। एंड इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और यहाँ पे लोग डिमांड करते हैं। आप सोचो आज से 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 2023 के अंदर अगर कोल्ड प्ले का यहाँ पे कॉन्सर्ट होता ना, सर इतने लोग तो देखने भी नहीं आते जितने अभी लोग टूट के मर जाते हैं वहां पे, ठीक है। महाकुंभ होता है तो इतने लोग पहुंच जाते हैं, कहां से आए सब लोग, कहां थे अब तक ये सब, कि पैदा ही नहीं हुए थे सर, ये सब अभी नए नए पैदा हुए जेनजी। मतलब तुम भी जेनजी हो ऐसा थोड़ी है, पर तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो। 2 तरह के जेनजी होते हैं, एक जो करोड़पति बनने वाले हैं, दूसरे जो करोड़पति के तलवे चाटने वाले हैं। हम लोगों को करोड़पति बनना है, तलवे चाटने वाले बहुत है मार्केट में। आओ सर, इन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन causes and the increase in the demands of the basic requirement and where the supply is insufficient, this price level increase। क्योंकि सर एक ही चीज बार बार अलग अलग तरीके से लिखता जा रहा हूं, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, आज रात को जाग के समझ लो, अभी से कुछ 11 बजे है, आपको वीडियो 12 सवा 12 तक मिल जाएगा, मत देखना, सुबह उठ के देख लेना, रट्टा मार के कल जाना भाई, रट्टा, ये सेंटेंस रट्टा मार के चले जाना। तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर बहुत सारे रुपए आने लगे, तो सर इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो सारी चीजें महंगी होगी, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, लोगों की सैलरीज अचानक से बढ़ानी पड़ेगी, टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे इन्फ्लेशन की वजह से थोड़े बहुत, ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे, लोन भी थोड़ी महंगी हो जाएगी। तो सर इन सब चीजों की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो भी ऑल ओवर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 पे आते हैं हम लोग। अदर रीजंस पे सर यहाँ पे आपको दिए हुए, ध्यान से देखना, पहले तो मैं आपको 2 लाइन बता देता हूँ। बेसिकली देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड भी इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हुई, वही है आपका इन्फ्लेशन। तो सर यहाँ पे और एक वर्ड आया, डिमांड के साथ साथ प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हुई, बट अदर माइनर फैक्टर्स, अब यहाँ पे इसके अलावा भी कोई और फैक्टर्स है, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कमेंट में फेंक के मारो, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है। सर टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है, अगर टैक्सेशन पॉलिसी कैसी कर दी, इन्फ्लेशन के अंदर हाई कर देते हैं लोग, क्यों कर देते हैं, क्योंकि भाई रेट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच लीड टू राइज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अंदर आपके प्राइस बढ़ते हैं, आपकी चीजें बढ़ती है, अभी मैंने सब चीजें समझा दी आपको, स्काई सिटी वगैरह तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर समझाऊंगा नहीं, कमेंट करो मुझे उसकी, ठीक है, कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट सबकी। एक्सप्लेन द पॉवर्टी इंडिकेटर्स, प्रूफ क्या है कि हम गरीब है भाई, कोई बंदा गरीब है, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक होती है बेटा पॉवर्टी लाइन, एक होते हैं लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे भी एक लाइन होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे 100 किलोमीटर में रहता हूं, ठीक है, तो कैसे इंडिकेट करोगे आप, तो सर इंडिकेट करने के लिए आपके पास ये चीजें है, मैं आपको पहले जो चीजें समझा रहा हूं अपने ध्यान से देख लो,
हर एक वीडियो में मैं मीनिंग दूंगा आपको ताकि आपके 5 आउट ऑफ 5 आ जाए। 5 आउट ऑफ 5 यहां से नहीं निकलते, वो यहां से बनते हैं। सबसे पहला, अ सिचुएशन वेयर अ मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट इवन सेटिस्फाई, ध्यान से सुनना, major portion of the population cannot even satisfy their basic or minimum requirements, जैसे कि food, clothes and residence, या तो shelter, जो भी आपको लिखना हो, said to be poor। मतलब जो भी इंसान की रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी खत्म नहीं होती, वो क्या है? गरीब है, पुअर है। द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। मैं अभी भी बोल रहा हूं, 5 मार्क्स यहां पे नहीं बनते, 5 मार्क्स यहां पे बनते हैं कि आप शुरुआत में क्या लिख रहे हो, आपके सेंटेंस के अंदर कितना दम है। ठीक है भाई, रिलेटिव कंसेप्ट, सो इट चेंजेस विथ चेंजेस इन टाइम। पॉवर्टी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी होगा, प्लेस के अकॉर्डिंग भी चेंज होगा। मतलब टाइम, प्लेस और सोसाइटी के अकॉर्डिंग पॉवर्टी की डेफिनेशन चेंज होती जाती है। हम सबको पता है, शाहरुख खान ऐसा बोलता है मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया था। अरे मिडिल क्लास फैमिली, उसके फादर बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। अगर आपको उसके बारे में अगर एक्चुअल में केस स्टडी चाहिए ना, केस स्टडी क्या होता है कि आप किसी भी बंदे की खाल निकाल देते हो बात की। ठीक है, तो वो जो उन्होंने सेंटेंस बोला कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता था, उनकी मिडिल क्लास की परिभाषा हमारे लिए रिच क्लास है। ठीक है, तो वो भी टाइम, प्लेस और सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अ क्लास विच कांट स्पेंड फॉर द मिनिमम नीड ऑफ लाइफ इज द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। चाहते हुए भी 3 टाइम का खाना नहीं खा पाते, जिस्म पे अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, तो सर वो पॉवर्टी है, वो गरीबी है। और जनरली पॉवर्टी सोज, देखो इतना सब लिखने के बाद भी यहाँ पे वर्ड यूज किया जनरली। ये सेंटेंस आपको 5 मार्क्स के अंदर डालना ही डालना है, फिर अंदर कुछ भी बवासीर लिखो तुम लोग पे। द स्कैरसिटी इट मींस द लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन अदर्स आर द पुअर। मतलब भाई, अगर मेरे बाजू में कोई और एक अच्छा इंसान रहता है और मैं उसकी कंपेयर में मैं गरीब हूं, बट टू अंडरस्टैंड दिस poverty, some factors are decided according to the level of poverty and its constitution which are as follows। मतलब सर मुझे बोलना तो यही था कि नीचे कुछ रीजन दिए देख लो, लेकिन वो बोलने के लिए मैंने 3 लाइन मेरे बोर्ड की लिखी, आप लिखोगे आपकी 6 लाइन होगी, एटलीस्ट 6 लाइन होगी। ठीक है, तो सर ये तरीका है, प्लीज सीखो, बड़े हो चुके हो। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि तुमको मैं इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन करना सिखाऊं। बाकी सर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, तुमको सिखा दूंगा। गप्पे मार देते हो तो भी कैसे मारते हो, गप्पे मारो अमीरों की तरह है, मजा आता है जीवन में। पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सर ये चीजें मैं खाली आपको मेंशन करूंगा, समझाऊंगा एक भी नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट, ऑलरेडी हम लोग सुबह समझ चुके थे। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी भी नहीं मिलता बेचारों को, वो तो हमको भी नहीं मिलता, हम भी बाहर से बिस्लरी की बोतल उठाते। रहने के लिए घर नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलता, ये चीज गलत है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने लाया कि फ्री एजुकेशन है, उनको ही नहीं पढ़ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड प्रॉपर्टी, वो तो कोई क्या ही कर सकता है, वो तो रहेगा ही रहेगा। अमीर अमीर बनता जाएगा, गरीब गरीब बनता जाएगा, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ माइंडसेट, MINDSET। माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप अमीर बनोगे क्या गरीब बनोगे। सर हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो बेसिकली है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबको 20-25 हजार रुपए सैलरी चाहिए, किसी को 10,000 में तो काम ही नहीं करना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है कि उसकी विलिंगनेस नहीं है। लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है उनको बेसिक न्यूट्रिशन नहीं मिलता। आपने एडवर्टाइज देखी होगी, आयोडीन की कमी से ये रोग हो गए, हमको नहीं होते कभी जीवन में, बेचारा उनको ही होते हैं सब। मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती, गवर्नमेंट इतनी सारी हॉस्पिटल है, यूज करो। मैं भले ही सेंटेंस को काट रहा हूं, टॉपिक को काट रहा हूं, पर ध्यान रखना तुम नहीं काट सकते, क्योंकि तुम्हारी बुक के अंदर लिखा है तुमको छापना है। ठीक है, मैं ऐसा पढ़ के नहीं बड़ा हुआ, मैं प्रोफेसर में बहुत ऊपर लेवल का रेफरेंस बुक पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुमको तो यही लिखने, यही तुमको मार्क्स दिलाएंगे। तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ठोक दो, लिख दो प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स, उनके पास टॉयलेट्स भी नहीं है। गवर्नमेंट ने पेइंग टॉयलेट हमारे लिए थोड़ी बनाया है, उनके लिए ही तो बनाया हुआ है भाई। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, इस चीज में मैं एग्री करता हूं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कभी भी गवर्नमेंट फ्री नहीं देती, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट है वो सही है, बाकी सब आपको पता ही है मुझसे ज्यादा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एनी 5 कॉजेज टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। कोई 5 ऐसी चीजें बता दो जिससे हम इंडिया के अंदर गरीबी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला, सपने से उठ जाओ, कभी कम नहीं हो सकती।
क्योंकि सर रीजंस देखो सारे के सारे क्या दिए हुए, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना चाहिए भाई, हमको अच्छे से फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए। पूरे वर्ल्ड की कंपेयर में अगर हमने अभी सुबह वीडियो में देखा था, इंडिया 1% ढंग का फर्टिलाइजर यूज नहीं करता, और पूरे वर्ल्ड में 12-12, 13-13, 25% जैसा फर्टिलाइजर यूज होता है। कहां से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी? फार्मर्स को एजुकेशन नहीं दिया गया, टेक्नोलॉजी से ऐसे क्या ना फैमिलियर नहीं करवाया गया, होगा ही नहीं सर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कभी आपका। लेकिन अगर वो होगा तो यहाँ से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का घर चल सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सर क्यों स्मॉल स्केल ही बोला खाली? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपके आजू बाजू वालों को जॉब देती है। जैसे कि अगर आपको एडुकेट में जॉब करना है और आप नियर अबाउट 5 किलोमीटर रहते हो, मैं आपको जॉब दे दूंगा, और आप इसके लिए दूर से ट्रैवल भी नहीं कर सकते। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है और नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी अपना एक रोल अदा करता है। डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज होता है, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी बड़ा होगा, हाँ होगा सर, होगा तो पॉवर्टी भी कम हो जाएगा। एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी क्या, जो अभी निर्मला जी ने कर दिया। निर्मला जी ने क्या कर दिया, अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख से कम है तो निश्चिंत रहिए, आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना। और सर इंडिया, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ इंडिया? अभी के अभी वीडियो पोस्ट करो, गूगल पे जाओ, सर्च करके आओ और कमेंट में फेंक के मारो कि इंडिया के पर्सन की एवरेज एनुअल इनकम कितनी है। राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स, ये अवेलेबल कराना बहुत जरूरी है। आजकल आप देखो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बेचारे जो गरीब लोग हैं, अब गरीबों के लिए तो एक ही आशा होती है, ऑनियन, प्याज, ठीक है, वो भी आजकल इतने महंगे हो गए, हम लोग क्या ही खाए समझ में नहीं आता। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे क्या हो गए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उनकी स्किल बढ़े, उनका एजुकेशन बढ़े। सर क्वेश्चन नंबर 5, चिंता मत करना 11 क्वेश्चन ही है सर। 5 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। 5 ऐसे रीजन बताओ जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। पहला इंस्टाग्राम, आ जाओ, दूसरा मैं यहाँ पे बता देता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, 5 मार्क्स यहां से नहीं आते, यहां से आते हैं बेटा 4 मार्क्स। अगर आप चाहते हो 5 चाहिए, ये लिखो, ये है सर आपका मास्टर स्ट्रोक, ठीक है। मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं इतना लेट आया तुम्हारे लिए यूट्यूब पे। अगर मेरे को थोड़ा और टाइम मिल जाता और पहले आ जाता ना, अगर 1 महीना भी पहले आ जाता ना, तुमको सब कुछ पढ़ा देता। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी। टू इंप्रूव द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ध्यान से सुनो, मैं वापस पढ़ लेता हूं एक बार। इंप्रूव द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए कंट्री टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन 1951। अब ये बात तो बहुत कॉमन थी, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1951 के अंदर हमने क्या किया था, कुछ तो किया था भाई। आगे बढ़ते, हमने प्लान किया, steps were taken, but the problems of unemployment became more severe। हमने बहुत ट्राई किया चीजों को बैलेंस आउट करने का, लेकिन हम उसको बैलेंस आउट नहीं कर पाए, ठीक है सर। उसके बाद आओ, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 5 years प्लान, सर पहले 5 साल पंचवर्षीय योजना जो अपनी बात की थी ना, 5 year प्लान्स, तो सर उसके अंदर 53 लाख पीपल वेर अनएम्प्लॉयड विच इंक्रीज टू 306 लाख। मतलब सर फर्स्ट 5 year प्लान के अंदर 53 लाख लोग खाली अनएम्प्लॉयड थे। फिर हम लोगों ने सोचा, इंडिया ने कुछ सोचा कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम करे, उसके बाद सर खाली 304 लाख लोग अब अनएम्प्लॉयड रह चुके हैं। तो सर फिफ्थ 5 year plan and 348.5 lakhs at the end of the 9th 5 year plan, मतलब सर 9 5 45 years के बाद जो कहाँ गया वो डिजिट, कहाँ गया अनएम्प्लॉय वाला, 304 यहाँ पे है, 53 लाख, 43 ईयर के बाद हम 53 से 348 लाख अनएम्प्लॉयमेंट तक पहुंच चुके। देखो हमारी कितनी पंचवर्षीय योजना, 5 इयर्स प्लान कितने सटीक थे, कितने कार्यरत थे कि ये से ये हो गया, 53 से 348 लाख अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। पता नहीं चला कम करने के लिए कर रहे थे, बढ़ाने के लिए कर रहे थे। अब सर हमारा शुरू होता है तुम्हारा वाला कंटेंट, जिसके अंदर तुम लोग हेडिंग अच्छा मारते हो और फिर फाका फौजदारी शुरू कर देते हो, ठीक है। फाका फौजदारी भी कैसे करनी वो भी सिखाई दिया था, जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग मार दो, हाई रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर यूं करके डॉट बनाओ, कोई गंदे थॉट्स मत लाना दिमाग में,
यूं कर दिया अब सर यहाँ से ये पेज छोड़ दो, पूरा ये लाइन छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, और यहाँ पे यहाँ तक की लाइन छोड़ दो, हेडिंग के नीचे तक की। उसके बाद सर यहाँ से पेपर लिखना शुरू करो। ये तो तुमको सब लोगों ने बता ही दिया होगा अभी तक, ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं बता रहा था मैं, अगर नहीं पता तो ठीक है बता दिया अभी कि भाई हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या रीजन है? अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है हमारा। अच्छा, वेरी गुड। स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट की। लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स अच्छे से नहीं हो रहे, बहुत ही स्लो हो रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, जो कैपिटल है उसकी प्रोडक्शन टेक्निक क्या होगी वो देख लो एक बार। लैक ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन, सर लैक ऑफ द मोनोपोली प्लानिंग। सर ऐसा याद रख सकते हो, अगर आपको याद रखना हो, दो चीजों में लैक कर रहे हैं और बाकी सब चीजें लो और लैक। इसको ऊपर ले लेना 9 तो 10 नंबर के टॉपिक को, तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारे पास कम थी, वर्कर्स अच्छे नहीं थे, वो मोबिलिटी नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था हमारा वो इतना दमदार परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था जितना उसको करना चाहिए। सर ये सारे रीजन है, उसने से 5 बोले थे, हमने 10 लिखे हैं। 10 में से जो भी 5 तुमको याद रहे ना वो तुमको लिखना है, क्योंकि सर ये तुम सही लिखोगे ना तो भी 4 आएंगे, गलत भी लिख दिया तो भी तुमको 4 3.5 दे ही देंगे। तुम्हारा जो मार्क्स है ना वो यहाँ पे बनता है। ये पैराग्राफ संभाल लेना, बाकी सब कुछ पेपर में हो जाएगा अपने आप। ये सारे तांडव वाले वीडियो संभालेंगे, तुम चिंता मत करो। जब लिखने बैठोगे ना, जितनी शिद्दत से वीडियो देखा है ना उतनी शिद्दत से याद आएगा। याद आ जाए तो मानना तुमने सही से देखा था, वरना मजाक करने आए थे ये चैनल पे। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रिड्यूस तो करो यार, कर देते हैं। आओ, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट भी किया था हमने, मेजर टू रिड्यूस। सर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एक्सेंट एंड द रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अब हमने क्या बोला है उनको, ये समझने के बाद कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रीजन है, उनको जानने के बाद इट इज क्लियर, ये हम साफ साफ समझ चुके हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग मोर सीरियस डे बाय डे, कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है डे बाय डे। अब कौन सी नई बात बोलती मैंने यहाँ पे, फ्रॉम इट्स रीजन, इसी वजह से इट विल बी इजियर टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम मिल गई है तो उसका सॉल्यूशन आसान हो गया। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक बट इट ऑल्सो गिव राइज द सोशल, मोरल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट खाली इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, देखो रुपए कम आते हैं, रुपए कम आते हैं, समाज में लोग इज्जत नहीं देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। रुपए के टेंशन में कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। मत करो यार, भगवान ने तुमको पैदा किया है, कुछ करो, कुछ उखाड़ो जीवन में। रुपए के पीछे क्यों भाग रहे हो? मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। मैं भी मनी के लिए यूट्यूब पे नहीं आया, मैं बस तुम्हारे प्रेम के लिए आया हूँ, तुम्हारे साथ सहकार के लिए आया हूँ कि हर एक बच्चा जिसको एंड टाइम पे भी किसी की जरूरत है ना, तो वो खड़ा रहे कोई। ठीक है, मैंने देखा यूट्यूब पे गुजरात बोर्ड के लिए कोई नहीं खड़ा था तो मैं आ गया हूँ। अब अगर तुम मेरे को इसी तरीके से प्यार देते रहोगे, क्योंकि 3 डेज में 500 सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा प्यार दिया है, मैं चाहता हूं इसी तरीके से प्यार दो। अगले 3 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है। तुमको कुछ नहीं करना, मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, तुमको खाली तुम्हारी स्टोरी, स्टेटस, इंस्टा, स्नैप पे डालना है, बाकी भगवान खुद देख लेगा। जय महाकाल। और स्पेशली फ्रॉम द 5th एंड द 6th 5-year प्लान, ऑब्जेक्टिव क्या था उनका, रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 5th और 6th प्लान के अंदर वही ऑब्जेक्टिव था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देंगे। याद रखना 5th एंड 6th, 5th एंड 6th, ये प्लान याद रख लेना, बहुत काम में आएगा तुमको आगे। इन द 8th 5-year प्लान was thought to make right to employment as a fundamental right, and changes could be made in the constitution but it could not be materialized। उन्होंने ऐसा सोचा, जैसे राइट टू एजुकेशन लॉन्च किया वैसे ही उनको राइट टू एम्प्लॉयमेंट करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि वो मटेरियलाइज नहीं कर पाए, सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नीचे के स्टेप दिए हुए हैं, और तुम्हारा ये सेंटेंस ना तीसरी चौथी लाइन में आ जाता है। ठीक है, कि भाई प्लीज रीड द फॉलोइंग टॉपिक्स फॉर द रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मत करो, लिखो। कितनी बार बोला, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इतने टीचर से बात की है तुम्हारे लिए, क्योंकि बेसिकली आई एम नॉट अ टीचर, आई एम प्रोफेसर। मैं कभी बोर्ड से पेपर चेक करने के लिए नहीं जाता हूँ। तो मेरे 6-7 फ्रेंड से मैंने अलग अलग टाइम पे बात की कि कैसे पेपर चेक्स होते हैं। उन्होंने बोला विकास बहुत दुख होता है हमको बोलते हुए कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे लिखना है, क्योंकि कई बार तो टीचर ही गलत बता देते आपको कि कैसे पेपर लिखना है। बोलते यहाँ से बस ये अंदर कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखोगे वो गांडे थोड़ी है बे,
वो ठीक है भी, तरस खाते मार्क दे देते, पर वो काम नहीं होता यार, अपने को 100 आउट ऑफ 100 वाला काम चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल करो, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कंप्लीट हो जाएगा कंट्रोल। क्योंकि देखो जॉब की डिमांड अगर कम हो गई तो सप्लाई तो है ही ना यार, धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। पर डिमांड कम होने के लिए क्या चाहिए, पॉपुलेशन कम करनी पड़ती है। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को अगर तुमने तरक्की दे दी, जिस तरीके से मेरे सब्सक्राइबर में डेवलपमेंट हुआ वैसे अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए तो भाई आपका काम हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग बनाओ, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन लाओ। मतलब इनका कहना ऐसा है कि तुमको प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाया जाए। अभी यहाँ पे है, तुमको क्यों अकाउंट्स के अंदर शेयर कैपिटल पढ़ाते हैं सर, वो चैप्टर एज पर द अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 में उसको कैंसिल कर दिया, तो 2013 में कैंसिल हो गया, तुमको 2025 में पढ़ना पड़ रहा है। कहां गया आपका ओरिएंटेड एजुकेशन? डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द एक्सटेंसिव ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ठीक है, देखो इतनी चीजें होती है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है इंडिया के अंदर। आ जाओ सर 7 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, एक्सप्लेन इन द डिटेल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। अरे सर ये जो सर इसका आंसर है वो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो गई है, तो कंटेंट है मेरे पास अभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि वापस में एडिट करने जाओ। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला सर है उसका जो लैंड है उसका रेवेन्यू का कलेक्शन सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है कि एग्रीकल्चर के अंदर फाइनेंस सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ऐसे राइटिंग में तुम पेपर लिखोगे तुमको कौन मार्क्स देगा? अच्छा राइटिंग में लिखने के पेपर तुमको। ठीक है, चलो एग्रीकल्चर के अंदर से मार्केटिंग का बहुत ही ज्यादा इश्यू आता है। और आखिरी कि भाई रूरल साइंस, रूरल सोशल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। एक सर 4 चीजें कर गए। लैंड रेवेन्यू क्या क्या होता है कि आप देखो जब भी है ना जमींदारी सिस्टम आपको पता है, इस कंटेक्ट के अंदर आता है सबसे अच्छा जमींदारी सिस्टम, जहां से आप क्वेश्चन को शुरुआत कर सकते हो। 3 से 4 लाइन जमींदारी सिस्टम की बढ़ा दो, उसके बाद तुम इधर आ जाओ कि भाई ये चीजें दी हुई है, ये चीजें अगर तुम सही कर दोगे तो ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट। क्यों भाई? क्योंकि लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है भाई, चार्ज ज्यादा कट जाता है, प्रोडक्टिविटी जितनी चाहिए उतनी मुझे मिलती नहीं है। उसके बाद सर आ गया कि आपकी जो एग्रीकल्चर फाइनेंस और एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छा होना जरूरी है। एग्रीकल्चर फाइनेंस भी और एग्रीकल्चर का मार्केटिंग भी, क्योंकि सर फार्मर्स को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मुझे लगता है रुपए मिलने जरूरी है। अगर उनको कम इंटरेस्ट पे कम ब्याज पे अगर रुपए नहीं मिल रहे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। सर क्वेश्चन देख लेना, वैसे तो इजी ही था। एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म फॉर द इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है तो सर टेक्नोलॉजी बताओ उसकी। तो सर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी, तो इंडियन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यूज ऑर्गेनिक मैनर, जिसके अंदर सीड्स अच्छे हो आपके, जो आप बियारण डाल रहे हो अच्छा हो, सिंपल हो, बल्क लोग आप करो, बल्क प्रोडक्शन हो आपका, और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हर फार्मर के पास हो। ठीक है, विदाउट फार्मर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फार्मिंग करना बहुत प्रॉब्लम होती है। देयरफॉर सिंस 1966 मॉडर्न एग्रीकल्चर इमर्ज इन इंडिया। सर साल याद रख लेना, 1966 के अंदर एग्रीकल्चर इमर्ज हुआ था भारत के अंदर। एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या बोलता है, उसमें ब्रीड ऑफ सीड्स बहुत अच्छी होती है, वो लोग केमिकल वाला फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग है उसका, न्यू मशीन्स आती है एग्रीकल्चर की, जिसकी वजह से इरिगेशन होते हैं। सर 8वां क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन बाकी बचे, ध्यान दे दो यहाँ पे। यूज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द एग्रीकल्चर स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1960 एंड 61। सर 1960 और 61 के अंदर भारत अपने पांव पे लड़खड़ा रहा था, तब भी हम लोगों ने 7 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया था, जहां पे हमने पायलट प्रोजेक्ट एक रन किया और इसका नाम दिया था आईएडीपी। सर याद रख लो, आईएडीपी का मतलब होता है इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये जरूरी है। सर उसके बाद व्हेन इट वाज इंप्लीमेंटेड टू द नेशन, दिस वाज नोन एज HYVP। जब पूरी जगह पूरे राष्ट्र में अप्लाई कर दिया तो उसका नाम दे दिया गया था HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। ड्यू टू यूज ऑफ दिस मॉडर्न इंपोर्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीजेस एक्सटेंसिवली। उसकी वजह से एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्शन क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। दिस वाज काउंटेड एज अ revolution and this revolution was agriculture and therefore it was called green revolution। मतलब सर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आप बचपन में पढ़ते थे 9th-10th में, वो यहाँ पे आया है। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम।
मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, वही आपका क्वेश्चन था, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म और प्रोग्राम ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर एंड द वाटर टेक्नोलॉजी। सर बहुत ही अच्छी चीज है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैं क्या करूं भाई, मैं ये करूंगा। ड्यू टू अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन, नेगेटिव इफेक्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाती है पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से। कम पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन वो ज्यादा होगी तो आपकी अच्छी चीजें आप में है, लेकिन नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा उभर के सामने आती है। एंड बिफोर इट अटेन dangerous proportion, it needs to be controlled so that the negative effect reduce and the fruit of urbanization can be made to reach the poorest of the poor class। मतलब सर ये चीज अगर कर दी, अर्बनाइजेशन कर दिया, तो गरीब से गरीब इंसान के पास भी वो चीजें पहुंचेगी जो उसकी बेसिक हायरार्की जो है मैस्लो की, उसको सेटिस्फाई करने में मदद करेगी। सर क्या लिखोगे आप? द मेजर्स ऑफ रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन इन द फॉलोइंग। सबसे पहला, पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स लेने चाहिए, फालतू हमें फाका फौजदारी नहीं करनी किसी को। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको इंक्रीज कर दीजिए। स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। सर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऐसा सारी चीजों में अगर आप डेवलपमेंट ला दिया, कॉटेज में ला दिया, हेल्थ में ला दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में ला दिया, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैं पूरे के पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेप से लिख रहा हूं। ये सारी चीजें डेवलप होगी यानी कि पूरे के पूरा नेशन के अंदर डेवलपमेंट होगा। अगर पूरा नेशन डेवलप हो रहा है तो भाई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा रूरल एरिया के अंदर, और लास्ट में स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छी है तो आपके उसकी वजह से जो आउटपुट मिलेंगे वो इससे भी ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। सर क्वेश्चन नंबर 10 आपका आंसर है रहा, डिस्कस द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट समझानी है, लेकिन उससे पहले हम हमारे 4 मार्क्स कंफर्म करने के लिए लिखेंगे, सॉरी 5 मार्क्स। इंडिया इज ओनली सेकेंड टू चाइना इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। क्या पता इसमें भी फर्स्ट नंबर में हम आ गए होंगे। एट प्रेजेंट इट कैन बी सेड दैट अर्बनाइजेशन इज टेकिंग place to a faster rate which indicates a fast rate in the economic development। जितनी जल्दी जितना फास्ट लोग अर्बनाइज होंगे मतलब माइग्रेट करेंगे उतनी ही जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होता जाएगा। सर उसकी पॉजिटिव भी होती है, हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, इसके प्रोज भी है, लेकिन प्रोज आपको पता है, कॉन्स में आपको बता देता हूँ। सिर्फ ये पढ़ के मेरे भरोसे मत रहना, ठीक है। मैं क्या, यूट्यूब में कोई भी बोल दे हम 100% पेपर लीक करेंगे, अरे वो कर लेंगे, चिंता मत करो, लेकिन यही पढ़ के अगर तुम रहोगे तो दुखी होंगे, ठीक है। क्योंकि सर सिर्फ इतना पढ़ के कुछ नहीं होता, इसके प्रोज भी है, इसके कॉन्स भी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया तो आपको याद तो आएगा सर कुछ कैटरीना की बात तो कर रहे थे, पर लिख नहीं पाओगे। लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है भाई। तो अर्बनाइजेशन दैट टुक प्लेस इन इंडिया हैज क्रिएटेड वेरियस वेलकम इफेक्ट्स व्हिच एरियाज। सर उसके प्रोज पॉजिटिव की बात कर लेते हैं हम। अर्बनाइजेशन से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, पॉवर्टी कम होती है, कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे इंक्रीजेस होती है, सोशल और मॉडर्न थिंकिंग बढ़ती है लोगों की। क्योंकि सर अब देख लो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें चलती रहती है, वो ओपन माइंडेड वाली थिंकिंग बात होगी। और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्बनाइजेशन से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अपने आप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सर नेगेटिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। सर लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? ड्यू टू अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन वेरियस नेगेटिव इफेक्ट्स हैव बीन सीन, हमने देखी गई है। अनकंट्रोल और अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन की वजह से कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें दिखी है जो नीचे हमने दी हुई है। सबसे पहला था इनइक्वालिटीज। इनकम के अंदर क्या होगा, इनइक्वालिटीज। जिसके पास माइंडसेट है MIND जिसके पास है वो ज्यादा कमाएगा, जिसके पास नहीं है वो कम कमाता जाएगा। सर सोशल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सर मनी में अगर इनइक्वालिटी है तो सोशल इनइक्वालिटी भी रहेगी। मनी में इनइक्वालिटी है तो भाई प्रॉब्लम ऑफ स्लम एरिया भी रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सर जिसके पास पावर है ऑर्डर तोड़ेंगे, ठीक है। बीच में कोई एक बंदा था जिसने कुछ गाड़ी लेके एक्सीडेंट्स कर दिए, बहुत है यार,
बहुत बीपीएल कार्ड धारक लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं अय्याशिया करने। क्वेश्चन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इतने सारे लोग सर अगर अर्बनाइज हो रहे हैं, यानी कि सर जहां पे भी वो जाएंगे, जहां पे भी लोग आएंगे, वहां पे जो रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टीज है, उसके भाव क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर डिमांड इंक्रीज हो रही है पर सप्लाई तो स्टेडी है ना भाई, बहुत स्लो होगी सप्लाई, जमीन थोड़ी बढ़ सकती है, जमीन तो उतनी रहेगी। प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, भाई एनवायरमेंटल भी तो बिगड़ेगा, इसलिए तो आप देखो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर के साथ साथ, बॉम्बे में तो इतना नहीं पोल्यूशन, दिल्ली बेंगलोर में, तो अहमदाबाद भी उसी के साथ चल रहा है। सर डिस्कस इन डिटेल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द माइग्रेशन। वैसे सर माइग्रेशन के ऊपर इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक बार माइग्रेशन रीड करके जाना ऊपर ऊपर से, डिटेल में नहीं लिखा ज्यादा। सर अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन हो गया, शॉर्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो गई, प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, एंड सोशल एविल्स हो गया। सर ये सब नेगेटिव इफेक्ट ही है, किसकी, माइग्रेशन की। ठीक है सर, माइग्रेशन मतलब क्या होता है, एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतरित हो जाता है, स्थलांतरित हो जाता है। तो माइग्रेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है और में निकल जाएगा चैप्टर और क्वेश्चंस। सर फाइनली तांडव खत्म हुआ, अभी भी रात के 12 नहीं बजे हैं, मतलब महाशिवरात्रि इज ऑन। ठीक है, ट्राई करता हूँ वीडियो बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा, तब तक जय हिंद जय भारत। I kinda like you.